नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर साइंस अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। 11 दिसंबर को यूजीसी नेट की परीक्षा है, जिसमें कंप्यूटर साइंस अकेडमी पर आप देख रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य वो कराया जाता है और द गुरु एकेडमी पर प्रथम प्रश्न पत्र कराया जा रहा है। यूपीएचएससी का टेस्ट सीरीज भी सुबह आपको भेज दिया गया। यूजीसी नेट के विगत वर्ष का प्रश्न पत्र भी भेज दिया गया, उसका भी हल प्रश्न पत्र का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। इंडियन लॉजिक पर आधारित मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया था, जिसमें सारी चीज़ें आपको समझाई गई थी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें जो प्रश्न है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूजीसी नेट के लिए है। इंडियन लॉजिक पर इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं वो सब यूजीसी नेट के लिए हैं, इंडियन लॉजिक पर आधारित है। भारतीय तर्कशास्त्र पर आधारित जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न इसमें 50 प्रश्न मैंने लिया है। अब आप देखें कि इंडियन लॉजिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका लाभ आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं कि निम्न में से किस प्रमाण के संदर्भ में पूर्ववत और शेषवत का अंतर किया जाता है। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर देखें, पूर्ववत और शेषवत का जो अंतर है वो किस आधार पर किया जाता है। विकल्प में है आपके पास अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान और अभाव। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर हो जाएगा आपका ए, अनुमान। मैंने आपको पढ़ाया है कि न्याय दर्शन यह मानता है कि ज्ञान के 4 वैध साधन होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, तुलना और ध्वनि। जिसमें से प्रत्यक्ष मैंने आपको पढ़ाया कि लौकिक धारणा होती है, अलौकिक धारणा होती है। अनुमान में मैंने बताया कि ये 3 प्रकार का होता है: पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है। पूर्ववत बताया है क्या होगा, शेषवत भी मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई। शेषवत अनुमान ये होता है कि इसे निरसन के द्वारा माध्य अनुमान के रूप में लिया जाता है, जिसमें अनुमानित विशेषता निरसन की प्रक्रिया का अवशेष है जो दूसरी विशेषताओं को अपवर्जित करता है। यानी एक अनुमान जिसमें जो कारण होता है वो अकल्पनीय होता है और प्रभाव कल्पनीय होता है। तो ये हमारा शेषवत अनुमान होता है। पूर्ववत अनुमान में मैंने बताया है कि पूर्ववत अनुमान में कार्य से कारण का अनुमान जो किया जाता है वो पूर्ववत अनुमान होता है। जैसे काले बादल से भारी वर्षा का अनुमान लगाना, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ववत अनुमान। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट उसे कहा जाता है जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित न होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है। तो यहाँ पर उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा है, तालाब का पानी मटमैला है, विगत रात अवश्य बरसात हुई होगी, इसमें किस प्रकार का अनुमान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा शेषवत अनुमान। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान। अगला प्रश्न, हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष में सृजित हेत्वाभास को किस रूप में जाना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, विरुद्ध। भाई इसको भी मैंने आप लोगों को हेत्वाभास जब मैंने पढ़ाया तो हेत्वाभास में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हेत्वाभास होते हैं। जैसे पक्ष सत्य, सपक्ष सत्य, विपक्ष असत्य और असत्य प्रतिपक्षत्व या और अबाधित। तो ये आप लोगों को पढ़ाया गया है। अब इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं वो प्रकार भी मैंने आपको बताया है। न्याय दर्शन में हेत्वाभास के 5 मुख्य भेद स्वीकार किए गए: सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध या साध्यसमा हेत्वाभास, बाधित हेत्वाभास। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई।
अग्नि शीतल है क्योंकि यह पदार्थ है, इसमें किस प्रकार का हेत्वाभास है? आपका उत्तर हो जाएगा बाधित हेत्वाभास। भाई बाधित हेत्वाभास उसे कहते हैं कि यह कह सकते हैं कि बाधित हेत्वाभास गैर अनुमानित रूप से विरोधाभासी मध्य है, यानी हेतु के द्वारा प्रमाणिक साध्य जब अनुमान के लिए अतिरिक्त अन्य साधन द्वारा खंडित या असिद्ध होते हैं तो उसे बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे बर्फ पानी में डूब जाती है क्योंकि वह एक ठोस द्रव्य है, तो ये ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा खंडित होता है लेकिन अनुभव द्वारा यह सत्यापित होता है। जहाँ कहीं धुआं है वहाँ अग्नि है। श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है, श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए। इसमें किसका उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, व्याप्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प किसी तर्क का वैशिष्ट लक्षण होता है? तो यह या तो मान्य है या अमान्य, मान्य है या अमान्य, यह वैशिष्ट लक्षण होता है। ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह श्रव्य है। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार इसमें कौन सा दोष होगा? तो यहाँ पर तुच्छ तर्क दिया गया, तुच्छ तर्क का हेत्वाभास है। भाई ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह श्रव्य है। क्या श्रव्य होने से कोई भी चीज़ें श्रव्य होती हैं क्या वह अस्थायी होती हैं? नहीं, उनकी किरणों के आधार पर बताया जाता है, उनके रेज के आधार पर बताया जाता है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर बताया जाता है। तो तुच्छ तर्क का हेत्वाभास है। असिद्ध मध्य पद के हेत्वाभास को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से हैं? देखिए, असिद्ध को साध्य समा हेत्वाभास भी कहा जाता है। असिद्ध प्रमाणिक मध्य भ्रम है। जैसे आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह कमल तालाब के समान है, तालाब के कमल के समान है। और असिद्ध जो मुख्याभास होते हैं, असिद्ध मध्य पद जो होते हैं उसमें कौन कौन होगा? तो उसमें होता है आश्रय सिद्ध होता है, 3 प्रकार का होता है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और आपका अन्य सिद्ध हो जाएगा, या जिसे व्याप्त सिद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 8 का ए, 1 2 3। बाकी विरुद्ध और बाधित ये दोनों अलग होते हैं। जो 5 प्रकार बताया गया कि साव्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, लेकिन ये जो 3 दिए गए ये असिद्ध या सद्य समा हेत्वाभास के तहत आते हैं। आकाश कुसुम सुगंधित है क्योंकि यह कमल है, तो यहाँ पर यह कौन सा हेत्वाभास होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी, आश्रय सिद्ध। भाई आश्रय सिद्ध, हेतु या आश्रय का आधार पक्ष या साध्य होता है। अगर साध्य ही असिद्ध हो तो फिर अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? जैसे स्वर्ण पर्वत अग्निमय है क्योंकि ये धूममय है, तो ये भी आश्रय सिद्ध होगा। ऐसे यहाँ जो कथन दिया गया ये भी आपका क्या होगा? तो आश्रय सिद्ध होगा। स्वरूप सिद्ध उसे कहते हैं, स्वरूप सिद्ध उसे कहते हैं अगर कारण अपने साध्य में नहीं पाया जाता है तो स्वरूप सिद्ध कहलाता है। जैसे नदी में आग है क्योंकि नदी में धुआं है, तो अब यहाँ पर जो हेतु है वो साध्य में नहीं है, जो कारण है, जो धुआं है वो साध्य में नहीं है, आग में नहीं है, नदी में बताया गया। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया है, पूरा लेक्चर दिया है। शब्द ऑब्लिक ध्वनि नित्य है क्योंकि ये उत्पन्न किए जाते हैं। किसका उदाहरण है? विरुद्ध का उदाहरण है। नित्य है, देखिए नित्य है ये अलग चीज हो गई। अगला प्रश्न देखें, अनुमान का हेतु साध्य से संबंधित है, ना कारण के रूप में ही ना कार्य के रूप में, परंतु वह हमारे अनुभव में एक दूसरे के समान रूप से संबंधित हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सामान्यतो दृष्टा। सामान्यतो दृष्टा क्या है? अभी मैंने आप लोगों को सामान्यतो दृष्टा के बारे में समझाया है कि जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित न होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है तो सामान्यतो दृष्टि कहा जाता है। अब यहाँ पर कथन और तर्क दिया गया है कि शेषवत अप्रासंगिक के विलोपन से जो बचता है उसका अनुमान है। बिल्कुल सही है। शेषवत मैंने अभी यही पढ़ाया आपको। शेषवत अनुमान पाश्चात्य आगमनात्मक तर्कशास्त्र में अवशेष की प्रणाली से मेल खाता है।
जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही है। एक छोटी सी बच्ची एक लोहे के गेंद के निकट जाती है, उष्मा के विकिरण को अनुभव करती है। इससे वो निष्कर्ष निकालती है कि गेंद भी अवश्य गर्म होगी और गेंद को भौतिक रूप से बगैर छुए हुए वापस लौट आती है। तो यहाँ पर कौन सा अनुमान होगा, कौन सा माध्य है? तो अनुमिति के आधार पर वो ऐसा महसूस करती है। कथन दिया गया, न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है जो पूर्णतः अज्ञात हैं। देखिए, न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है, केवल उन विषयों में नहीं होता जो पूर्णतः अज्ञात है, बल्कि जो अज्ञात है और ज्ञात है सब पर होता है। तो इसलिए हमारा जो कथन पहला दिया गया गलत है, जो पूर्णतः अज्ञात है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता है जो सुस्थापित है, जो सुस्थापित है उसमें नहीं होता है। बिल्कुल ये हमारा सही है, तो डी हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। भारतीय मूल तर्कशास्त्र के अनुसार हेत्वाभास अनुमान का दोष नहीं बल्कि व्यवधान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कहा गया कि जो हेत्वाभास है वो अनुमान का कोई दोष नहीं है, बल्कि एक तरीके से देखें तो वह एक व्यवधान है। बिल्कुल सही है। हेत्वाभास वस्तुतः आभासी कारण अथवा संकेत है जो अगर अभिज्ञात हो जाए तो जो अनुमानित संज्ञान की उत्पत्ति है उसका निवारण हो जाए। भाई बिल्कुल सही है। जो आप अनुमान लगाते हैं, अगर हेत्वाभास आभासी जो आभास हो रहा है, हमको ऐसा कारण दिख रहा है जिसके लिए हम अनुमान लगाते हैं, उसकी उत्पत्ति उसका ज्ञान हमको पता चल जाए तो निवारण ही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 15 का ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। केवल व्यतिरेकी यह अनुमान है जिसमें मध्य पद पक्ष पद का विभेदक होता है। बिल्कुल सही है। जो व्यतिरेकी होता है, व्यतिरेकी वह अनुमान है जिसमें मध्य पद पक्ष पद का विभेदक है। पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि केवलान्वी वह अनुमान है जिसमें मध्य पद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में साध्य पद से संबंधित होता है। गलत है, नकारात्मक नहीं होता है। केवलान्वी वह अनुमान है जिसमें मध्य पद केवल सकारात्मक रूप से साध्य पद से संबंधित होता है। तो 16 का सी हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। शब्द और उनके संकेतों के बीच संबंध का जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तुलना। 17 का सी हो जाएगा, तुलना। अगला प्रश्न देखें, जब एक वस्तु दो विपरीत दृष्टिकोणों के मध्य मानसिक दोलन की स्थिति के प्रस्तुतिकरण के आगे नहीं जाता है तो यह प्रकरण जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकरण समहेत्वाभास। प्रकरण समहेत्वाभास मैंने लिखाया है कि प्रकरण समहेत्वाभास किसे कहा जाता है, प्रकरण सम किसका नाम है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक मैंने समझाया है कि किसे कहा जाता है, कौन कौन से हमारे पास हेत्वाभास हैं। तो प्रकरण सम के बारे में यहाँ बताया गया, प्रकरण सम किसे कहा जाता है, इसे आपने देखा। भाई जो सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास है वही तो प्रकरण सम है। यहाँ मध्य पद के विपरीत एक अन्य पद मध्य पद होता है। मैंने कहा कि ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है और ध्वनि अनाद्य है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। तो किसका उदाहरण है? प्रकरण सम का ही तो उदाहरण है। जब कतिपय मामलों में हेतु का संबंध साध्य से हो और कुछ दूसरे मामलों में साध्य के अभाव से हो तो इसे कौन सा हेत्वाभास कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा साधारण व्यभिचार। भाई सव्यभिचार हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहरी। तीनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेक्चर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो पब्लिश से देख सकते हैं। सभी चॉकलेट एक्लेयर्स मोटापा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं क्योंकि सभी चॉकलेट एक्लेयर्स गरिष्ठ मिष्ठान हैं और कुछ मोटापा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ गरिष्ठ मिष्ठान नहीं होते हैं। इनमें कौन सा हेत्वाभास होगा? आपका उत्तर हो जाएगा विधेयात्मक आधारिका और नकारात्मक परिणाम।
विधेयात्मक आधारिका यहाँ पर दिया गया और लास्ट में क्या दिया गया, इसका परिणाम क्या है, नकारात्मक परिणाम मिल रहा है। तो 20 का उत्तर सी होगा। जब कोई हेतु एक ऐसे पक्ष से संबंधित हो जो किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी का नहीं बल्कि अनिश्चित रूप में सभी वस्तुओं के लिए हो, तो उसे क्या कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सी, अनुपसंहरी सा व्यभिचार। भाई साधारण व्यभिचार वह होता है कि जिसमें हेतु पक्ष और विपक्ष में विद्यमान होता है। यह विपक्ष असत्य गुण का खंडन होता है, यानी मानव आंखों से युक्त होने के कारण बुद्धिमान है, ये क्या है, साधारण है। और जहाँ हेतु केवल साध्य में होता है वहाँ हमारा असाधारण होता है। जब हेतु प्रत्येक वस्तु को शामिल कर लेता है तो वहाँ पर अनुपसंहरी होता है, जैसा कि यहाँ उदाहरण में आपको दिया गया, सभी वस्तुओं में शामिल कर लेता है। अगला प्रश्न, किसी तर्क के विरुद्ध हेत्वाभास तब होता है जब हेतु दोनों ही स्थितियों में पाया जाता है, जब साध्य का पता लग जाए और उसका पता ना लगे। तो यहाँ पर जो तर्क दिया गया है, हेलो, गुड मॉर्निंग गोमती, भी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 22 है, इसमें जो पहला कथन दिया गया कि किसी तर्क के विरुद्ध हेत्वाभास तब होता है जब हेतु दोनों ही स्थितियों में पाया जाता है, जब साध्य का पता लग जाए और उसका पता न लग। गलत है, दोनों स्थितियों में जरूर पाया जाता है लेकिन पता भी दोनों का लगना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर पहला कथन गलत हो गया। किसी तर्क के विरुद्ध हेत्वाभास तब होता है जब हेतु का पता तभी लगे जब साध्य ना रहे। बिल्कुल, अगर साध्य नहीं है तब पता लगना चाहिए, यानी पहला गलत और दूसरा हमारा सही है। न्याय पद्धति के व्याख्याता द्वारा अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया गया। बिल्कुल, न्याय कहाँ किया जाता है, अनुमान कहाँ लगाया जाता है, अनुमान वहाँ लगाया जाता है न्याय पद्धति के अनुसार जो भौतिक चीज़ें हैं। तो ये हमारा सही है। पाश्चात्य तर्क में न्यायिकी अभिव्यक्ति के आकारिक पहलू पर अधिक। बिल्कुल, अगर हम पाश्चात्य तर्क की बात करें तो जिसका आकार है, आकार की केवल शब्द का फेर है आकार की, तो ये भी तो हमारा भौतिक ही है। तो चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे भारतीय तर्कशास्त्र हो, दोनों में भौतिक वस्तुओं पर ही अनुमान लगाया जाता है। यदि दो चीज़ों के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन दोनों के बीच व्याप्ति का संबंध होता है। बिल्कुल सही है। यदि दो चीज़ों के बीच उपजाति और वंश के रूप में संबंध, तो वहाँ भी हमारा व्याप्ति होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। अनुमान के मामले में न्याय के अनुसार न्यायिकी तर्क का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा होगा वो पहाड़ पर आग है। पहला, भाई 5 हमने आपको बताया और 5 जो तथ्य दिए गए हैं वो 5 तथ्य कौन कौन से हैं। भाई प्रतिज्ञा, तो ये पहाड़ पर आग है, ये क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा हो जाएगा, पहाड़ पर आग है। और इसके बाद क्यों आग है, कारण दिया गया, हेतु दिया गया, तो ये दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा हेतु हो जाएगा, यानी पहले 1 होगा, इसके बाद 4 होगा। अब हेतु के बाद में किसका नंबर आता है, उदाहरण का। उदाहरण क्या है, उदाहरण दिया गया कि जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग होती है, जैसा कि रसोई घर। अब ये हमारा 5वां हो गया, उदाहरण दिया गया। अब उदाहरण के बाद में किसका नंबर आता है, उपनय का नंबर आता है, यानी समानता जो दिखाया गया। रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है, तो ये हमारा उपनय है, यानी पहले इसके बाद 2 आएगा और अंत में आएगा निष्कर्ष, निगमन, यानी इसलिए पहाड़ आग है, तो हमारा हो गया 3, यानी डी उत्तर होगा 1 4 5 2 3। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इस आधार पर आपको क्रम से इसको करना था, तो ये आपका सही होगा क्रम। अगला प्रश्न देखें, व्याप्ति, जिसे सार्वभौमिक सहवर्तिता का संबंध जिसमें होता है, केवल दो ऐकिक वस्तुओं के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करता है। बिल्कुल सही है।
व्याप्ति में व्यष्टियों के वर्गों के मध्य, व्यक्तियों के वर्गों के मध्य नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के संबंध को अभिव्यक्त किया जा सकता है। दो वस्तुओं के बीच संबंध को संबंध अभिव्यक्त किया जा सकता है, वर्गों के बीच नहीं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला सही है और दूसरा गलत है। अनुमान के न्याय सिद्धांत में साध्य पद हेतु पद के बिना अस्तित्ववान हो सकता है, बिल्कुल सही है। न्याय सिद्धांत के अनुसार हेतु पद साध्य पद के बिना अस्तित्ववान नहीं रह सकता, ये भी हमारा सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादन में न्यायिकों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, बिल्कुल। इनका उद्देश्य, जो भी आप अनुमान लगाते हैं, किसी भी चीज़ का आप अनुमान लगाएंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा ज्ञान की प्राप्ति। और अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर अनुमान क्यों लगाएंगे आप? तो अनुमान सिद्धांत के प्रतिपादन में न्यायिकों का उद्देश्य केवल और केवल औपचारिक विधिमान्यता का सत्यापन नहीं, केवल और केवल नहीं, ये तो है ही कि विधिमान्यता का सत्यापन होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन केवल अगर ये कहा जाए तो ये गलत होगा हमारा, यानी सी होगा, पहला सही दूसरा गलत। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। अनुमान का केवलान्वी रूप वह है जिसमें हेतु अपने साध्य के साथ सकारात्मक रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने केवलान्वी के बारे में बताया आपको। केवलान्वी में हेतु और साध्य की व्याप्ति का ज्ञान उपस्थिति के माध्यम से सहमति की विधि द्वारा प्राप्त होता है, सही है। उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों सही है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह उत्पन्न की जाती है। कौन से हेत्वाभास का संकेत किया गया है? विरुद्ध। जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता है बल्कि सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है, जैसे सींगों के आधार पर किसी पशु के विदीर्ण खुरों का अनुमान लगाना, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सामान्यतो दृष्टा। सामान्यतो दृष्टा। आग ठंडी है क्योंकि यह एक द्रव्य है, इसमें कौन सा हेत्वाभास होगा? बाधित होगा। मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है क्योंकि अपराध के लिए मृत्युदंड देना नैतिक रूप से अनुमेय है, इसमें कौन सा दोष होगा? यह है आत्माश्रय दोष। 33 का डी हो जाएगा आपका, आत्माश्रय दोष। 50 प्रश्न है टोटल। ज्ञान के निम्न साधनों में से किस में बोध की कोई भी इकाई की स्वपूर्णता निर्मित करने हेतु मान लेना शामिल है? उत्तर हो जाएगा अर्थापत्ति। अब अर्थापत्ति क्या है? मैंने एक एक करके आप लोगों को समझाया है कि प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, अर्थापत्ति क्या है। भाई अर्थापत्ति ये ज्ञान का ऐसा साधन है जिसका उपयोग किसी ऐसी वस्तु को समझाने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्यक्ष धारणा, अनुमान या प्रमाण द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, वही तो अर्थापत्ति है। यानी कुछ भी मान लेना शामिल है। जैसे कहा गया, एक बार यूजीसी में ही पूछा गया कि जब मैंने अपनी आंखें मूंद ली थी तो बिल्ली मेज पर बैठी थी, जब मैंने आंखें खोली तो पाया बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। तो इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब हमने आंख बंद की थी तो उस समय बिल्ली मेज से चलकर कुर्सी पर बैठ गई थी। या देवदत्त मोटा है परंतु वह दिन में खाना नहीं खाता है, इसलिए वो रात को खाना खाता होगा। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। 35 देखें, निम्न में से किस प्रमाण को स्वार्थ और परार्थ में विभाजित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुमान। अब अनुमान जब मैंने आपको पढ़ाया है तो अनुमान में मैंने आपको बताया है कि स्वार्थानुमान क्या है, परार्थानुमान क्या है। स्वार्थानुमान जो कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो अपने ही संशय के लिए दूर किया जाता है, वही है हमारा स्वार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दोनों की चर्चा हमने की है। स्वार्थानुमान क्या है और परार्थानुमान क्या है, दोनों की चर्चा मैंने की है। दोनों मैंने आपको बताया है कि अगर स्वार्थानुमान होता है तो उसके लिए क्या करना है, कितने शब्द, कम से कम कितने वाक्य होने चाहिए, और परार्थानुमान है तो कम से कम कितने वाक्य होने चाहिए। ज्ञान के लिए किस स्रोत को
आद्य वाक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रश्न संख्या 36 देखें। उत्तर हो जाएगा ए, शब्द। ए हो जाएगा शब्द। शब्द के बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया है। हो सकता है कि जिन लोगों ने लेक्चर पूरा देखा हो उन्हें पता होगा, उन्हें याद होगा। आप्त पुरुष या वाक्य शुद्ध प्रमाण है वह शब्द। आप्त पुरुष का आप्त वाक्य यानी विश्वसनीय व्यक्ति का कथन जिससे अर्थ का बोध होता है, वही हमारा शब्द है। तो वह ज्ञान जो तुलना से व्युत्पन्न होता है, जो लगभग सादृश्यानुमान के रूप में होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपमान। ज्ञान के किस स्वरूप को अन्य ज्ञान की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो वो होगा आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भी मैंने आपको पढ़ाया, प्रत्यक्ष बताया कि वह प्रमाण, यह प्रमाण आंतरिक और बाहरी धारणा की पूर्ति से प्राप्त होता है। ये संवेदी अंगों और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान इसका प्राप्त किया जाता है, वही प्रत्यक्ष है। यदि किसी जार को अस्थायी रूप से अपने स्थान से हटा दिया जाए तो फर्श पर जार का अनअस्तित्व कैसा है? अनअस्तित्व होगा डी, अनुपलब्धि। अगला प्रश्न देखें। निम्न का सही अनुक्रम क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। 40 का ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए गए हैं? उत्तर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष और अनुमान। निम्न में से किस दर्शन में अनुमान को प्रमाण का स्वतंत्र स्रोत स्वीकार किया गया है? बी, 1, 2, 4, 5। ज्ञाता इंद्रियों की सहायता से पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इंद्रियों का अस्तित्व प्रमाणित किया जाता है किसके द्वारा? उत्तर हो जाएगा ए, अनुमान। इस पहाड़ी में धुआं है क्यों जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है, इसको कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, उपनय। भारतीय दर्शन की कौन सी प्रणाली वेदों के प्रति विरोधात्मक है? उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। भारतीय तर्कशास्त्र में लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? पक्षधर्मिता। 47 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 48 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 49 का भी देख लीजिएगा, आपको भेज दे रहे हैं, बी हो जाएगा। और 50 का उत्तर हो जाएगा ए। तो इसे कर लीजिएगा, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में।